हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम जहाँ तक क्वेश्चन कर लिए उससे आगे हम लेक्चर में देखने वाले हैं क्वेश्चन। देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, समस्त द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए। समस्त द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए। स्वस्थ द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो ऊपरी अर्धतल imaginary part of z is greater than and equal to 0 को वर्थ w लेस देन एंड इक्वल टू 1 में प्रतिचित्रित करता है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, 2 से 3 एग्जाम्पल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये सवाल जो है 2 से 3 एग्जाम्पल ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अब 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा, जिसमें वेक्टर स्पेस वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद में रिंग थ्योरी करेंगे। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ ये। देखो इस अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब आपके जो सामने आने वाले 2-3 क्वेश्चन है कंटिन्यूसली, वो तीनों क्वेश्चन एक से सेम टाइप की क्वेश्चन है। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। समस्त द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो ऊपरी अर्धतल इमेजिनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब आपको पता है z बराबर मान लो x प्लस आयोटा वाई होता है। x प्लस क्या होता है, आयोटा वाई होता है। यदि इसमें मैं बात करूँ रियल पार्ट ऑफ z की बात करूँ तो रियल पार्ट ऑफ z तो क्या है x, और इमेजिनरी पार्ट की बात करूँ तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका y। ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि समस्त द्विरेखिक रूपांतरण है, आपको द्विरेखिक रूपांतरण फाइंड करना है जो ऊपरी अर्धतल जहां इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है, यदि मान लो z बराबर एक्स प्लस आयोटा की बात करें तो उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है y। तो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। आपको पता है कि y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 0 है और y क्या है ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन 0 है। तो y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, ये लाइन होती है। y इक्वल टू 0 तो ये लाइन होती है। और ग्रेटर देन 0 वाला कौन सा पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, यही तो होता है ग्रेटर देन वाला पार्ट। और ये बोल रहा है एक सर्किल लेस देन 1, तो एक सर्किल दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है 1 है और इसकी बाउंड्री और अंदर वाले भाग में प्रतिष्ठित हो रहा है। ठीक है। तो देखो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले अपन मान लेंगे माना अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण है ये W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। माना अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ठीक है। ऊपर वाले से ए कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन लेने पर अपने को मिलेगा जेड प्लस बी अपॉन सी, सॉरी बी अपॉन ए बी अपॉन ए, और नीचे वाले से सी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा जेड प्लस डी अपॉन सी। तो यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू बराबर ए अपॉन सी जेड प्लस बी अपॉन ए अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी। ये हो गई समीकरण संख्या 1। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, माना अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण है W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ऊपर वाले से ए कॉमन ले लिया और नीचे वाले से हमने सी कॉमन ले लिया। ठीक है। अब देखो चूंकि इस द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत
द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत चूंकि इस द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत W इक्वल टू 1, देखो इस रूपांतर पहले अपन लिख लेते हैं। देखो W इक्वल टू 1 जेड तल में वास्तविक अक्ष के संगत है, वास्तविक अक्ष के संगत है। अतः वर्त W इक्वल टू 1 की प्रतिलोम वास्तविक अक्ष के संगत है। अतः वर्त W बराबर 1 के प्रतिलोम बिंदु W और 1/W जेड तल में वास्तविक अक्ष के प्रतिलोम बिंदु Z और Z बार के संगत होंगे। देखो इसमें अपन एक प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट लगेगा। किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? प्रतिलोम को। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो नोट लगा के जो लिखेंगे अपन वो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा कि किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अपन इन चीज़ों को सोल्व करेंगे। तो देखो ये आप जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो अपन नोट लगा के लिखेंगे, ये आप क्वेश्चन के बीच में लिख कर भी आ सकते हो और अदरवाइज नहीं लिखना चाहते तो भी चलेगा। मैंने अपने को क्वेश्चन से मतलब होता है। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले अपन इसको लिखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। वर्त W बराबर 1 के सापेक्ष W का प्रतिलोम बिंदु 1/W वास्तविक अक्ष के सापेक्ष Z का प्रतिलोम बिंदु Z बार और काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष Z का प्रतिलोम बिंदु माइनस का Z बार। यहाँ समझो, देखो जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये तो कौन सी लाइन होती है? वास्तविक अक्ष वाली लाइन होती है, ठीक है। ये तो कौन सी लाइन होती है? वास्तविक अक्ष की लाइन। और ये जो लाइन है अपने पास ये क्या है? काल्पनिक अक्ष। अब क्या कॉन्सेप्ट चलेगा वो देखो कि मान लो सर्किल अपने पास वर्त W इक्वल टू 1 के सापेक्ष यदि W का प्रतिलोम देखेंगे तो W इक्वल टू 1 के सापेक्ष यदि प्रतिलोम देखेंगे तब अपने को लेना 1/W। W का प्रतिलोम 1/W। यदि अपन बात करें वास्तविक अक्ष के सापेक्ष, तो यदि वास्तविक अक्ष के सापेक्ष करें तो मान लो यहाँ पे पॉइंट क्या है? Z है।
यहाँ पे क्या पॉइंट है, जेड है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जो वास्तविक अक्ष है, उस वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग यदि इसका प्रतिलोम देखें तब तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, जेड बार। और इस काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग यदि अपन जेड का प्रतिलोम देखेंगे तब अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का जेड, माइनस का जेड। ठीक है, यदि अपन वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग इसका मान देखेंगे तब तो होगा अपने पास क्या, जेड बार। और यहाँ पे यदि अपन बार देखेंगे तो यहाँ पे होगा अपने पास माइनस का जेड होगा, क्योंकि ये पॉइंट तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो अपन क्या करने वाले हैं, देखो जो प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट लगेगा ना, वो प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट इसी प्रकार आपको लगेगा, माइनस का जेड बार हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है कि यदि मान लो अपन इस जेड का प्रतिलोम देख रहे हैं, अपन इस जेड का क्या देख रहे हैं, प्रतिलोम देख रहे हैं। इस जेड का प्रतिलोम यदि अपन वास्तविक इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो इस जेड का प्रतिलोम क्या हो जाएगा अपने पास, जेड बार। और यदि अपन इस लाइन के अकॉर्डिंग, ये जो लाइन काल्पनिक अक्ष है, इसके अकॉर्डिंग यदि इसका प्रतिलोम देखेंगे तो इसका प्रतिलोम क्या मिलेगा अपने को, माइनस का जेड बार। यदि अपन वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग इसका प्रतिलोम देखेंगे तब तो मिलेगा जेड बार, और काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग अपन इसका प्रतिलोम देखेंगे तब हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस का जेड बार, माइनस का जेड बार। ठीक है, काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग। तो प्रतिलोम बिंदु का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि अपन किसी जेड पॉइंट का प्रतिलोम देखें वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग देखोगे तब तो अपने को मिलेगा माइनस का जेड बार मिलेगा, और काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग इसका प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का जेड बार। वही लिख रखा है देखो कि वास्तविक अक्ष के सापेक्ष जेड का प्रतिलोम हो जाएगा जेड बार, और काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष जेड का प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का जेड बार। ठीक है, अब देखो उसमें कॉन्सेप्ट कैसे वाला लगेगा, ऊपर देखो, इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये आप एग्जाम में लिख के भी आ सकते हो, और नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना। अब इन क्वेश्चनों में क्या लगेगा, एक में तो आपको वास्तविक अक्ष देखना है और एक में आपको काल्पनिक अक्ष देखना है। अब देखो जो अपन ने स्टार्टिंग देखा था उसमें था इमेजिनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जेड। अब इस बात को समझो, ये मत समझना कि ये आपका काल्पनिक अक्ष है, तो यहाँ पे देखना वाई इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, और वाई इक्वल टू जीरो, इसमें कौन सा पार्ट शामिल है, एक तो वाई इक्वल टू जीरो है और एक वाई इज ग्रेटर देन जीरो है। तो वाई इक्वल टू जीरो कौन से अक्ष पे होता है बताओ, इसी अक्ष पे तो होता है। इस अक्ष पे क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो ही होता है ना, इस अक्ष पर तो वाई इक्वल टू जीरो, और इस अक्ष पर क्या होता है, अक्ष इक्वल टू जीरो। भाई इस लाइन पर तो वाई इक्वल टू जीरो होता है और इस अक्ष पर होता है अक्ष इक्वल टू जीरो। अब बताओ आपको वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग देखना है या काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग देखना है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही पॉइंट है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें आपको देखना है कि जो प्रतिलोम बिंदु देखना है वो आपको वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग देखना है या काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब वाई इक्वल टू जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो, और y इक्वल टू जीरो, और y इक्वल टू जीरो का मतलब है y कहाँ जीरो होता है, y आपका वास्तविक अक्ष पे जीरो होता है। इसका मतलब अपने को z का प्रतिलोम जो देखना है वो वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग देखना है। यदि यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन आता, इसका मतलब होता कि x इज ग्रेटर देन जीरो और x इक्वल टू जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो, और x कहाँ जीरो होता है, काल्पनिक अक्ष पर। तो काल्पनिक अक्ष पर अपन देखते उसका प्रतिलोम बिंदु, तो वही चीज दिख रखी है। अब देखो उस चीज को समझो। अब ये जो लाइन मैंने ऊपर लिखी है वो देखो, चूंकि इस द्विरेखीय रूपांतरण के अंतर्गत W है वो इक्वल टू एक सर्किल है, वो जेड तल में वास्तविक अक्ष के संगत है, जो हमने लास्ट वाले एग्जाम्पलों में देखा था। अतः वर्त W बराबर 1 के सापेक्ष जो प्रतिलोम बिंदु हो गए W और 1/W, अभी लिखा है ना कि देखो W बराबर 1 के सापेक्ष W का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, एक तो बिंदु लेंगे W और एक प्रतिलोम लेंगे उसका 1/W। अब वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होंगे, अपने को देखना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब अपने को वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम देखना है, तो वास्तविक अक्ष के सापेक्ष अपन प्रतिलोम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास कि जो बिंदु होगा वो बिंदु एक तो क्या हो जाएगा जेड और दूसरा क्या हो जाएगा जेड बार। ठीक है, इसके बाद में देखो अब कैसे अपन इसका यूज करेंगे, क्योंकि वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं।
तो वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब अपन एक बिंदु तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और दूसरा जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड बार। क्योंकि अपने को क्या देखना है कि पॉइंट तो क्या हो जाएगा, जेड, और अपने को देखना किसके सापेक्ष है, वास्तविक अक्ष के सापेक्ष, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखना है। तो इस लाइन के जब अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट तो क्या हो जाएगा, जेड, और इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, प्रतिलोम इसका जेड बार। यदि अपने को इस लाइन के अकॉर्डिंग देखना, यदि इस काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग देखना होता तब अपन बिंदु अपने पास क्या होता, जेड, और इसके सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या हो जाता अपने पास, माइनस का जेड बार। इसमें यही दो कॉन्सेप्ट है प्रतिलोम का। पहला तो आपको ये फाइंड करना है कि रियल पार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हो क्या, वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग देख रहे हो या काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग देख रहे हो। यदि वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो पॉइंट तो हो जाएगा जेड और इसका प्रतिलोम हो जाएगा जेड बार। काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग देखना हो, मान लो इसमें आपको ये लिखा था कि रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो उसमें क्या होता, रियल पार्ट कहाँ 0 होता है, रियल पार्ट इक्वल टू 0 और रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट कहाँ 0 होता है, काल्पनिक अक्ष पर। तब अपन काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यदि मान लो जेड कोई पॉइंट है तो उसको अपन यदि वास्तविक अक्ष के सापेक्ष यदि प्रतिलोम देखेंगे तो जेड बार होगा, और काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग देखेंगे तो माइनस का जेड बार होगा। ठीक है, मेन यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो उसको सोल्व करेंगे अपन। दोनों क्वेश्चन है, इसमें इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन 0 है। कहीं आप ये मत सोचना कि इमेजिनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग देखना है। नहीं, उसको पहले देखना है कि इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है। तो y इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब y इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0। तो y कहाँ 0 होता है, वास्तविक अक्ष। इसका मतलब होता है कि अपने को z का प्रतिलोम देखना है जेड बार के अकॉर्डिंग। तो अब अपन ये लिख देंगे कि ऊपर लिखे हुए हैं जेड और जेड बार के संगत होंगे। ठीक है, अब देखो, अब अपन स्पेशल कंडीशन लेंगे। कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे रूपांतरण ज्ञात करेंगे। विशेषता है स्पेशली W बराबर क्या लेंगे, W बराबर दो बिंदु लेंगे, एक तो 0 लेंगे, एक इन्फिनिटी लेंगे। क्योंकि W बराबर 1 के सापेक्ष देख रहे हैं तो एक तो अंदर का बिंदु और एक अपन बाहर का बिंदु। तो W बराबर 1 के संगत लेंगे पॉइंट, तो एक तो लेंगे W बराबर 0 और एक लेंगे अपन इन्फिनिटी के संगत जेड तल में अल्फा और अल्फा बार होंगे। जो पॉइंट अपन ने जेड के संगत लिए है ना, जेड और जेड बार, उसी के अकॉर्डिंग अपन इनके तल में बिंदु लेंगे। मतलब उसमें पॉइंट किस प्रकार से है, जेड और जेड बार। उसी प्रकार जेड की जगह तो मान लेंगे अल्फा और इसकी जगह मान लेंगे अल्फा बार। ठीक है, तो दो कंडीशन ले रहेंगे, W बराबर 0 और इन्फिनिटी के संगत जेड तल में जो बिंदु है वो आपका अल्फा और अल्फा बार हो जाएगा। तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से दोनों कंडीशन निकालो अपने। देखो अपने को क्या करना होता है, अपने को जो रूपांतरण दे रखा है वो क्या रूपांतरण है, W बराबर A/C जेड प्लस B/A और जेड प्लस D/C। तो अपने को क्या करना है, इसमें A/C की वैल्यू निकालनी है, B/A की वैल्यू निकालनी है और D/C की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, तब अपने पास जो रूपांतरण होगा विशिष्ट द्विरेखीय रूपांतरण, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन W बराबर तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। W बराबर 0 और उसके संगत बिंदु क्या लेंगे, W बराबर 0 ले लेंगे और उसके संगत अपने पास जो जेड पॉइंट होगा वो क्या ले लेंगे अपन, अल्फा बार। ठीक है, W बराबर 0 और जेड के तल के संगत अपन बिंदु ले लेंगे अल्फा। तो रख दो, देखो W बराबर तो रख देंगे 0 और A/C और जेड के स्थान पर रख देंगे अपन अल्फा। तो अल्फा प्लस B/A अल्फा प्लस D/C। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये 0 की तरफ चला गया, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 0/1 करेंगे तो अल्फा प्लस B/A, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस B/A इक्वल टू 0। तो यहाँ से B/A की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा। अपने को B/A की वैल्यू निकालनी है, D/C की वैल्यू निकालनी है और A/C की वैल्यू निकालनी है। तीनों वैल्यू निकालना है और वहाँ पे अपन को पुट करना है। अब अपन दूसरा केस क्या लेंगे, W बराबर इन्फिनिटी। एक सवाल यदि आपको समझ में आ गया ना तो दूसरा सवाल आराम से समझ में आ जाएगा आपकी। अब लेंगे W बराबर इन्फिनिटी, तो रख दो 1 से W बराबर इन्फिनिटी इक्वल टू, और जेड तल का जो बिंदु लेंगे वो क्या लेंगे, अब की बार अल्फा बार। जब W बराबर 0 लेंगे ना तब तो जेड का बिंदु क्या लेंगे, अल्फा,
और जब अपन जेड डब्ल्यू बराबर इन्फिनिटी लेंगे तब अपन बिंदु लेंगे जेड अल्फा बार प्लस बी अपॉन अल्फा बार प्लस बी अपॉन ए और अल्फा प्लस डी अपॉन सी। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/0 लिख सकता हूं। तो अल्फा बार प्लस बी अपॉन ए अल्फा बार प्लस डी अपॉन सी। तो इसको जो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखो ये वाला तो जीरो की तरफ चल जाएगा, ये बचेगा अपने पास अल्फा बार प्लस डी अपॉन सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी अपॉन सी क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा बार। तो डी अपॉन सी की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का अल्फा बार। अब इन सारी वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, और फिर अपने पास ए अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है, वो अपन निकालेंगे। तब समीकरण 1 से W बराबर ए अपॉन सी जेड प्लस बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, अल्फा, और उसकी वैल्यू क्या आई थी, जेड माइनस अल्फा बार। डी अपॉन सी की वैल्यू माइनस का अल्फा बार। ठीक है, ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 2। अब अपन क्या निकालेंगे, ए अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो दोनों तरफ ले लेंगे मोड। तो मोड लेंगे तो ये आ जाएगा ए अपॉन सी, और ये हो जाएगा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार, जेड माइनस अल्फा बार। ठीक है, तो जेड तो अपने पास पॉइंट था ही, तो हमने बी अपॉन ए की वैल्यू निकाल ली और डी अपॉन सी की वैल्यू निकाल ली। अब देखो अब कैसे सोल्व करेंगे, दोनों तरफ मोड ले लिया। अब जेड तल में एक बिंदु लेंगे, जेड तल में बिंदु लेंगे, और वो बिंदु क्या लेंगे, जेड बराबर 0। बिंदु जेड बराबर 0 के संगत डब्ल्यू तल में मोड डब्ल्यू इक्वल टू 1 है। तब तो जेड बराबर तो 0 रख देंगे और मोड डब्ल्यू इक्वल टू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो रखो मोड डब्ल्यू इक्वल टू तो 1 हो गया, यहाँ से ए अपॉन सी 0 रखो, 0 माइनस अल्फा अपॉन 0 माइनस अल्फा बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि अल्फा, अब आपको पता है कि जो जेड और जेड बार, जेड का मापांक भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और जेड बार का मापांक भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। ये कंडीशन जानते हो आप कि जेड का और मोड जेड का और जेड बार का मापांक दोनों का बराबर होता है। कैसे, जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। यदि अपन इसका मोड जेड निकाले तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इसका मोड जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों का मापांक क्या होता है, सेम होता है। जेड का मापांक और जेड बार का मापांक क्या होता है, सेम होता है। जेड बराबर यदि एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो जेड का मापांक भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और जेड बार का मापांक भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसी प्रकार अल्फा भी यहाँ पे क्या है, अल्फा भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अल्फा बार भी क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अल्फा और अल्फा बार दोनों का कॉम्प्लेक्स बार है, दोनों नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का बार क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से मैं इसको कुछ मान लूँ, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया ए अपॉन सी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, अल्फा और अल्फा बार, इसको मैंने कुछ मान लिया ए की पावर आयोटा लेमड़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए की पावर आयोटा लेमड़ा मान लिया। ठीक है, ई की पावर आयोटा लेमड़ा। तब ए अपॉन सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान ली, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो यहाँ से ए अपॉन सी बराबर मैंने इक्वल टू आ गया ए की पावर आयोटा लेमड़ा, ए की पावर आयोटा लेमड़ा। ये ध्यान रखना, अल्फा और अल्फा का बार क्या होगा, बराबर होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जेड और जेड बार दोनों का मापांक क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो यहाँ से अपन इसको मान लिया ए की पावर आयोटा लेमड़ा, और ए अपॉन सी बराबर मैंने क्या मान लिया, ए की पावर आयोटा लेमड़ा। अब समीकरण 2 में इसकी वैल्यू रख दो। तब समीकरण 2 से W
डब्लू बराबर ई की पावर आयोटा लेमड़ा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार। अब अपन क्या निकालेंगे, डब्लू बार। क्या निकालेंगे, डब्लू बार। डब्लू बार क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा लेमड़ा जेड बार माइनस अल्फा बार, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, जेड बार माइनस अल्फा पे डबल बार, अल्फा पे डबल बार। और आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पर एक बार बार करेंगे तब तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, डबल बार करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। तो अपन जानते हैं कि जेड दो बार बार करने पर क्या आ जाता है, जेड आ जाता है। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, डब्लू बार बराबर हो जाएगा अपने पास ए की पावर माइनस आयोटा लेमड़ा जेड बार माइनस अल्फा अपॉन जेड बार माइनस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब अपने को जो लेकर चलना होता है वो क्या है, मोड डब्लू इक्वल टू 1 है, तो अपने को लेना है डब्लू और डब्लू बार दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की पावर आयोटा लेमड़ा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा लेमड़ा जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार माइनस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। आपको पता है कि मोड डब्ल्यू इक्वल टू 1 को लेकर देखो, आपको पता है कि जब भी आपको मोड डब्ल्यू इक्वल टू 1 वाला केस देता है या ये वाला केस देता है तो आपको हमेशा कौन सा फॉर्मेट बनाना होता है, यही तो बनाना होता है, ये वाली चीज। और इसको बनाने के लिए क्या होता है, डब्ल्यू और डब्ल्यू बार, और उसमें से अपन 1 घटा देंगे। ठीक है, ये वाला केस बना रहे हैं अपन। फिर उससे अपन देखेंगे कि जेड तल में उसका क्या मैप बनेगा। डब्ल्यू तल का आपको दे रखा है डब्ल्यू बराबर 1, क्योंकि अपने पास क्या निकाला है, हमने क्या निकाला है, द्विरेखिक रूपांतर निकाल लिया ना, डब्ल्यू निकाल लिया। तो डब्ल्यू निकाल लिया, यहाँ से अपन क्या करेंगे, मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1, ये कंडीशन को लेकर चलेंगे और इससे अपन ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ए की पावर आयोटा लैम्बडा और ए की पावर माइनस आयोटा लैम्बडा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा अपने पास जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार, और दूसरा हो जाएगा अपने पास जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार माइनस अल्फा। दोनों तरफ से क्या कर दो, ए घटा दो, जेड माइनस अल्फा जेड माइनस अल्फा बार जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार माइनस अल्फा, और उसमें से क्या घटा दिया, -1 घटा दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको समझ में थोड़ा हो सकता है कम आए, लेकिन इसका अगला एग्जाम्पल जब करेंगे ना उसमें आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, जेड माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा बार, एलसीएम ले लेंगे तो जेड माइनस अल्फा बार और जेड बार माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार माइनस अल्फा। तो ये हो गया डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो जेड जेड बार माइनस अल्फा बार जेड माइनस अल्फा जेड बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार, ये हो गया अपने पास माइनस जेड जेड बार माइनस जेड अल्फा माइनस अल्फा बार जेड बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन जेड माइनस अल्फा बार जेड बार माइनस अल्फा। तो मॉड स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करो, जेड जेड बार माइनस अल्फा बार जेड माइनस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा अल्फा बार, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस अल्फा अल्फा बार। तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे वाली कंडीशन देखो, ये अब ये क्या बन रहा है, मान लो मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूँ, इसको क्या मानता हूँ, इधर देखो
मान लो मैं इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूँ, जेड माइनस अल्फा बार, इसको मैं क्या मानता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो मेरे को एक बात बताओ कि यदि मैं इसका जेड बार करूँ, इसका क्या करूँ, जेड बार करूँ, तो जेड बार मेरा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, जेड बार होगा। और फिर इसका भी, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस पे भी बार होएगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस पे जेड बार का मान क्या है अपने पास, जेड बार माइनस अल्फा, ये इसका क्या आ गया, जेड बार आ गया। ये अपने पास जेड हुआ, देखो ये अपने पास यदि ये वाला पद अपने पास यदि जेड हुआ, तो ये वाला पद अपने पास क्या बन रहा है, देखो जेड बार बन रहा है भाई, जेड बार ही तो बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जेड इंटू जेड बार फॉर्म बन रही है। और जेड इंटू जेड बार फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, जेड अपॉन जेड बार तो फॉर्म बन रही है, और जेड अपॉन जेड, जेड इंटू जेड बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो वापस देखो, जेड बराबर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जेड माइनस अल्फा बार ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया। अब इसका मैं क्या निकालूं, कॉन्जुगेट निकालूं, इसका क्या निकालूं, कॉन्जुगेट निकालूं। तो कॉन्जुगेट इसके हिसाब से क्या होगा, जेड बार माइनस अल्फा पे, अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा पे दो बार बार करेंगे भाई, दो बार बार हो जाएगा ना, तो अल्फा डबल बार क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। तो अपन जानते हैं प्रॉपर्टी से जेड इंटू जेड बार बराबर क्या होता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ बताओ, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ जेड माइनस अल्फा पे बार का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले पदों को सोल्व कर लो, जेड और जेड बार से तो कैंसिल आउट, अल्फा पे अल्फा बार, ये वाला पद भी कैंसिल आउट होगा क्या, ये माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, सॉरी ऊपर प्लस था तो इसको सोल्व नहीं किया, माइनस होगा ना यहाँ पे। तो एक ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, देखो अब क्या करेंगे, कॉमन किस किस वाले पद में कॉमन आ रहा है, इस वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है। हमने इसको साइन ही चेंज नहीं किया, माइनस का जेड जेड बार, और ये प्लस नहीं हो जाएगा क्या, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस, इसमें अपन ने माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे ना सारे, तो प्लस अल्फा जेड हो जाएगा और प्लस अल्फा बार जेड बार हो जाएगा। तो अब देखो कॉमन कैसे निकालोगे, तो यहाँ से जेड बार जेड में कॉमन आ गया, तो जेड कॉमन आने पर क्या मिलेगा अपने पास, देखो अल्फा माइनस अल्फा बार, और इन दोनों में यदि जेड बार कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा बार माइनस अल्फा, अल्फा बार माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो जेड माइनस अल्फा पे बार का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे, तो दोनों ब्रैकेट सेम बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो इनमें से अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा अपने पास, अल्फा माइनस अल्फा जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक ब्रैकेट हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बार और एक हो जाएगा जेड माइनस जेड बार। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखना, अल्फा माइनस अल्फा बार भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो किसको सोल्व करेंगे अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है, जेड बराबर अपन जानते हैं क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और जेड बार बराबर क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। जब जेड में से जेड बार घटाएंगे, जब जेड में से जेड बार घटाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को बताओ, जब जेड में से जेड बार घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अपने को मिलेगा टू आयोटा वाई। और टू आयोटा वाई का मतलब क्या होता है, टू आयोटा, और वाई का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आयोटा वाई का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसी प्रकार अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो अल्फा बार बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई,
तो ये सेम अल्फा माइनस अल्फा बार करेंगे, तब अपने को क्या मिलेगा 2 आयोटा वाई। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बार बराबर 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा है, ध्यान रखना अल्फा होता है। यदि जेड में कर रहे हैं बात तो जेड मिलेगा, और अल्फा में कर रहे हैं तो अल्फा मिलेगा। तो पहला ब्रैकेट तो अपने को सोल्व किया तब तो आया 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, और यहाँ से मिला 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा का मॉड का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 2 आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है -1 हो जाता ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस अल्फा का मॉड का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गई समीकरण संख्या अपनी 4 या 3, कुछ भी जितना अपना चल रहा है ऊपर से। अब देखो, अब यदि W मोड ऑफ W का मान क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 की बात करें ना, तो लेस देन अपन ने मान लिया 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर करके घटा दो, भाई यही तो है, स्क्वायर किया दोनों तरफ और इस वाले पद को इधर लाए तो ये 0 से छोटा हो गया। फिर यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो, माइनस का 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा का मोड का स्क्वायर लेस देन 0। ये सब 0 की तरफ चल जाएंगे तो अपना बचेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0। फिर इनइक्वलिटी का रोल होता है कि माइनस से यदि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। माइनस से यदि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से यदि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाता है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। इक्वल भी ले सकते हो मोड का मान, ये भी तो कंडीशन है अपने पास। जो अपने पास स्टार्टिंग में जो सर्किल था वो क्या था, इक्वल था, तो इक्वल ले लो, कोई की बात है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो अपने पास अभिष्ट द्विरेखीय रूपांतरण था वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। अतः रूपांतरण 3 अभिष्ट द्विरेखीय रूपांतरण है। तीन अपना कौन सा रूपांतरण था, ये रहा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट द्विरेखीय रूपांतरण। अब इसका यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया ना तो अगला क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। तो देखो अगला एग्जांपल करते हैं। अब आप 1-2 दिन में ये बस कंप्लीट होने वाली है, 1-2 लेक्चर और आएंगे इसके बाद में, फिर आपका कंप्लीट है। अगला एग्जांपल देखो, समस्त द्विरेखीय रूपांतरण ज्ञात कीजिए। जो अर्धतल रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0 को एकलवर्तीय चक्री
ये सवाल और वो सवाल सेम टाइप के सारे सवाल है, बट सिर्फ अंतर क्या है, एक छोटी सी चीज का अंतर है। वहां पे आपके था क्या, इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और इसमें क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम उसी टाइप के सवाल करेंगे, उस टाइप से ही अपन सारा सवाल करेंगे, बस अंतर क्या होगा, जो प्रतिलोम बिंदु मानेंगे ना वो अलग अलग होगा। यहाँ देखो, इमेजिनरी पार्ट जेड का मतलब क्या होता है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, उसमें एक लाइन आती है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि आपकी यहाँ पे y इक्वल टू 0। तब जब हम z का जो प्रतिलोम देखते हैं, z मान लो ये पॉइंट है, तो इसका प्रतिलोम बिंदु क्या हो जाएगा, z बार, और इसके संगत अपन यदि मानेंगे तो इसका मान अल्फा मानेंगे, और इसका मान क्या मान लेते थे, अल्फा बार मान लेते थे, पॉइंट मानते थे ना z तल में, तो ये मान लेते। इसमें क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, भाई रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 कौन से तल पे होता है, कौन से x पे होता है, काल्पनिक x पे। x इक्वल टू 0 कौन से x पे होता है, काल्पनिक x पे तो होता है। अब अपन जो प्रतिलोम बिंदु देखेंगे ना z, उसका प्रतिलोम अपन इस काल्पनिक x के अकॉर्डिंग देखेंगे, और काल्पनिक x के अकॉर्डिंग इसका z का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का z बार। जो एक से संगत जो अपन बिंदु लेंगे वो अल्फा लेंगे, और भी इसके संगत अपन जो बिंदु लेंगे वो माइनस का अल्फा बार लेंगे। अपने पास रूपांतरण क्या होगा, वही a अपॉन सी जेड प्लस बी अपॉन ए अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी। तो बी अपॉन ए की वैल्यू, डी अपॉन सी की वैल्यू, ए अपॉन सी की वैल्यू, इन तीन की अपने को वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है, और फिर वही लास्ट में मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर इज माइनस लेस देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन को लेकर चलना है, और यहाँ से अपने को सिद्ध करना है कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर है। दोनों सवाल सेम सवाल है, अंतर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या डिफरेंस है इसमें, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो वहाँ आप घबराना मत। ये भी मत देखना कि भाई इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब अपने को काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग देखना है। इमेजिनरी पार्ट को पहले डिफाइन करना कि इमेजिनरी पार्ट कहते किसको है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना। ठीक है, फिर इसके बाद में जो अपना एग्जाम्पल आएगा वो वर्त के सापेक्ष जो प्रतिलोम बिंदु देखते हैं ना, वो कैसे देखते हैं। यदि कोई बिंदु अंदर है तो उसका प्रतिलोम होता है बाहर, और बाहर का बिंदु का प्रतिलोम अंदर, वो अभी देखेंगे अगले वाले लेक्चर, अगले वाले एग्जाम्पल में। समझ में आ गया। अब इसको अपन जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मानेंगे वही द्विरेखीय ग्रुप मानदंड, माना द्विरेखीय रूपांतरण W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, वही ऊपर वाले में ए कॉमन ले लेंगे, जेड प्लस बी अपॉन ए, और नीचे वाले में सी कॉमन ले लेंगे, तो जेड प्लस डी अपॉन सी। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, ए अपॉन सी, जेड प्लस बी अपॉन ए, और जेड प्लस डी अपॉन सी। इनकी वैल्यू निकालेंगे सबकी, और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 1। वही W बराबर 0, W बराबर इन्फिनिटी, वही वैसे सोल्व करना है जैसे उस वाले को एग्जाम्पल को सोल्व किया, सेम सेम है, बस आपको प्रतिलोम बिंदु का वो है वो अलग, थोड़े अलग मानने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें अपन ने वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग माना था, इसमें काल्पनिक अक्ष के अकॉर्डिंग। चूंकि तो लिखो, देखो, चूंकि इस द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत
अंतर्गत वर्थ W इक्वल टू 1, जेड तल में काल्पनिक अक्ष जेड तल में काल्पनिक अक्ष वाई अक्ष में रूपांतरित होता है। इसमें क्या होगा, उसमें वास्तविक अक्ष के संगत रूपांतरित होता था, इसमें काल्पनिक अक्ष के संगत रूपांतरित होगा, वाई अक्ष में रूपांतरित होता है। अतः वर्त W बराबर 1 के W बराबर 1 के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु प्रतिलोम बिंदु W बराबर W 1/W जेड तल में काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष, अपने को अब की बार किसके सापेक्ष देखना है, काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष। तो काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु जेड और माइनस का जेड बार में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, चूंकि इस द्विरेखीय रूपांतरण के अंतर्गत वर्त W इक्वल टू 1 के जेड तल में काल्पनिक अक्ष वाई अक्ष में रूपांतरित होता है, अतः वर्त W बराबर 1 के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु जेड तल में काल्पनिक अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिलोम बिंदु है वो अपने पास जेड और माइनस का जेड बार में रूपांतरित होगा। अब अपने को क्या करना है, विशेषता है, अब कंडीशन लेनी है W बराबर 0 और W बराबर इन्फिनिटी, W बराबर 0 इन्फिनिटी, W बराबर 0 और इन्फिनिटी के संगत जेड तल में अल्फा और माइनस का अल्फा बार हो। अपन ने बिंदु मान लिया अल्फा और माइनस अल्फा बार, तब समीकरण 1 से रख दो, W बराबर 0 रखेंगे और Z बराबर क्या रख देंगे अपन, अल्फा रख दो। तो W बराबर 0 रख दिया, A/C Z प्लस Z के स्थान पर अल्फा प्लस B/A और नीचे हो जाएगा अल्फा प्लस D/C। तो यहाँ से जब B/A की वैल्यू निकालेंगे तो वही क्या आ जाएगा इसमें, माइनस का अल्फा। अब क्या रख देंगे, W बराबर इन्फिनिटी रख देंगे और Z बराबर क्या रख देंगे, माइनस का अल्फा बार। माइनस का अल्फा बार, W बराबर इन्फिनिटी और Z बराबर माइनस का अल्फा बार रख दो। इन्फिनिटी को क्या ले सकता हूँ मैं, 1/0। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास, रख दो A/C और Z के स्थान पर माइनस का अल्फा बार प्लस B/A और माइनस का अल्फा बार और D/C रख दो। तो ये 1 की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, देखो माइनस अल्फा बार प्लस D/C, यही तो होगा, वो तो 0 की तरफ चला जाएगा।
तो यहाँ से डी अपॉन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, अल्फा बार। बी अपॉन ए की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा और डी अपॉन सी की वैल्यू आ गई अल्फा बार। अब इनको रख दो समीकरण 1 में, बस उसकी तरह ही कर रहे हैं जैसे लास्ट वाला एग्जाम्पल किया। एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया तो सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे। तब समीकरण 1 से रख दो समीकरण 1 में W बराबर ए अपॉन सी, जेड के स्थान पर जेड रहेगा, और बी अपॉन ए की वैल्यू जेड माइनस अल्फा, और डी अपॉन सी की वैल्यू जेड प्लस अल्फा बार। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण संख्या 2। अब अपन वही पॉइंट लेंगे उसमें, चूंकि काल्पनिक अक्ष पर z बराबर 0 के संगत w बराबर 1, w बराबर 1 है। ठीक है, तो रख दो w बराबर 1। ठीक है, रखो मोड w इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी, या यहाँ से पहले w बार निकाल लो, यहाँ से हो जाएगा w बार बराबर क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, ए अपॉन सी जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार प्लस अल्फा। ठीक है, जेड बार प्लस अल्फा। तो रख दो यहाँ पे। अपन को क्या करना है, देखो अपने को ए अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है। ये तो अपन ने मान निकाल लिया, फिर अपन आगे वाले समीकरण में क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, इसका मोड ले लेते हैं, जो अपन ने लास्ट वाले एग्जाम्पल में किया था। लास्ट वाले एग्जाम्पल में ऐसे ही तो किया था अपन ने, पहले अपने w बराबर 0 के संगत बिंदु ले लिया था, है ना। तो देखो वही रख दो, w इक्वल टू w बराबर, चूंकि काल्पनिक अक्ष पर z बराबर 0 के संगत w बराबर 1 है, तो ले लो मोड w इक्वल टू, अब अपन a अपॉन सी की वैल्यू निकालेंगे। तो a अपॉन सी मोड z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा बार। ठीक है, यहाँ से देखो z बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। रखो इसमें w बराबर तो रख देंगे 1 और z बराबर रख देंगे 0। तो रख दो 0 माइनस अल्फा प्लस 0 प्लस अल्फा बार। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है कि माइनस अल्फा जेड का मोड और जेड बार का मोड, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जेड और मोड ऑफ जेड का क्या है, जो मापांक है वो दोनों बराबर होते हैं। लास्ट वाला जो एग्जांपल किया था उसी के अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं। जेड बराबर तो 0 रख देंगे और डब्ल्यू बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ए अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है अब आपको। तो ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ से निकाल लो वैल्यू ए अपॉन सी की वैल्यू, क्योंकि इसके भी कॉम्प्लेक्स कोई नंबर आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास वही ए अपॉन सी की वैल्यू क्या मानेंगे, ई की पावर आयोटा लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ से ए अपॉन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, ई की पावर आयोटा लैम्बडा, ये अपन मानेंगे। ठीक है, तो अपने पास ए अपॉन सी की वैल्यू आ गई। तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में सारे मान रख दो, बी अपॉन ए की वैल्यू भी रख दो, डी अपॉन सी की वैल्यू भी रख दो, और ए अपॉन सी की वैल्यू रख दो। जो आपका रूपांतरण होगा वही आपका विशिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण होगा। उससे पहले आपको वो केस आपको सोल्व करना होगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या मिल जाएगा, W बराबर ए अपॉन सी की वैल्यू ए की पावर आयोटा लैम्बडा और जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा बार। ये आपकी हो गई समीकरण, यही आपका रूपांतरण होगा लास्ट में। ये हो गई समीकरण संख्या 3। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल लो W का बार। W बार क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस आयोटा लैम्बडा जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन
जेड बार प्लस अल्फा का डबल बार, अल्फा का डबल बार होगा ना, तो डब्लू बार बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा लेमड़ा जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार प्लस अल्फा, ये हो गया। तो डब्लू और डब्लू बार दोनों का मान आ गया। अब दोनों को क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई और फिर एक माइनस करके वैसे सोल्व करेंगे। तो डब्लू और डब्लू बार को मल्टीप्लाई और उसमें से अपन क्या कर रहे हैं, ए घटा रहे हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। तो डब्लू और डब्लू बार को मल्टीप्लाई करो, ए की पावर एटा लेमड़ा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा बार, और यहाँ से ये तो हो गया अपने पास ये, और ए की पावर एटा लेमड़ा जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार प्लस अल्फा, और उसमें से घटा रहे हैं -1। तो ये बनेगा अपने पास मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या बनेगा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा बार, जेड बार माइनस अल्फा बार अपॉन जेड बार प्लस अल्फा और -1। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, वही सेम बन जाएगा माइनस जेड प्लस अल्फा बार और जेड बार प्लस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा जेड प्लस अल्फा बार और जेड बार प्लस अल्फा। इसको सोल्व कर लो अब। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, जेड जेड बार माइनस अल्फा बार जेड माइनस अल्फा जेड बार और माइनस माइनस अल्फा अल्फा बार माइनस, अब देखो साथ में एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जेड जेड बार आएगा प्लस का, उसको कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस अल्फा जेड, ये भी आ जाएगा अल्फा जेड, और फिर ये माइनस आएगा अल्फा बार जेड बार, और ये आ जाएगा माइनस का अल्फा अल्फा बार अपॉन जेड प्लस अल्फा बार अपॉन जेड बार प्लस अल्फा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ स्क्वायर डब्ल्यू माइनस 1। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास जेड से जेड बार कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा से अल्फा बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, तो सबसे पहले तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, जेड कॉमन आ जाएगा, इस वाले पद में इस वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन आ जाएगा, जेड कॉमन आ जाएगा। तो माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जेड कॉमन लेने पर क्या बनेगा माइनस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बार, अल्फा प्लस अल्फा बार। फिर इसी प्रकार इस वाले पद में और इस वाले पद में क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का जेड बार आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बार। देखो इन पदों में, इस पद में और इस पद में क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का जेड बार कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा अल्फा प्लस अल्फा बार, और नीचे हो जाएगा अपने पास क्या जेड प्लस अल्फा बार और जेड बार प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखो यदि मैं नीचे वाले को इस वाले को कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूँ, जेड प्लस अल्फा बार ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना, तो बताओ इसका जेड बार क्या हो जाएगा अपने पास, भाई इसका जेड बार निकालेंगे तो इसका जेड बार और प्लस अल्फा पे डबल बार, क्योंकि अल्फा भी यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड बार प्लस अल्फा। तो अपने पास ये हो गया अपने पास क्या, जेड का मान हो गया जेड प्लस अल्फा बार, और जेड बार अपने पास हो गया जेड बार प्लस अल्फा बार। जैसे ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका क्या है कॉन्जुगेट है, तो आपको पता है कि जेड और जेड बार बराबर क्या होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो देखो इसको लिख देंगे अपन क्या, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या मॉड ऑफ 1 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे अल्फा
तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट तो हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बार, और एक हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस हो जाएगा जेड प्लस जेड बार, और एक हो जाएगा अपने पास अल्फा प्लस अल्फा बार अपॉन, इसको क्या लिख देंगे, मोड ऑफ जेड प्लस अल्फा बार का स्क्वायर। ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो, अपन जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार बराबर क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2x, और 2x का मतलब क्या होता है, जेड प्लस जेड बार बराबर हो जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। ये तो हो गया अपना पास जेड और जेड बार के लिए। यदि इसी प्रकार अल्फा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, अल्फा बार बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। यदि मैं दोनों को जोड़ूंगा तो अल्फा प्लस अल्फा बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बार किसके बराबर आ जाएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा। जो लास्ट वाला एग्जाम्पल किया था वैसे ही एग्जाम्पल है ये ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जेड प्लस जेड बार की जगह क्या लिख देंगे, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा का मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 रियल पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा बार का मोड का स्क्वायर, ये अल्फा है। ये हो गई अपनी समीकरण संख्या 4। अब अपने को जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। उस कंडीशन के अनुसार क्या लिखेंगे, देखो अपने को दी हुई है मोड ऑफ डब्ल्यू जब मोड ऑफ डब्ल्यू है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1 का मान लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू रख देंगे रियल पार्ट ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा बार का स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। ये 0 की तरफ चला जाएगा तो वही अपने पास क्या रहेगा, जेड बचेगा, तो माइनस का रियल पार्ट ऑफ जेड बचेगा लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया, लास्ट एग्जाम्पल में भी बताया था, और इसमें भी देखो आपको पता है कि यदि माइनस से अपन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, साइन चेंज। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास मिलेगा यहाँ से रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और ये अपने को प्रूव करना था। इसका मतलब हुआ कि डब्ल्यू बराबर 1 पे, डब्ल्यू बराबर 1 एंड इक्वल टू पर अपन ने जब लिया था समीकरण तो उसके अकॉर्डिंग अपने को मिल गया रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना अभिष्ट द्विरेखीय रूपांतरण है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो अतः जो द्विरेखीय रूपांतरण समीकरण 3 है वही आपका अभिष्ट द्विरेखीय रूपांतरण होगा। अतः द्विरेखीय रूपांतरण 3 अभिष्ट द्विरेखीय रूपांतरण है, अभिष्ट द्विरेखीय रूपांतरण है। और अब दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं वो अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं। थैंक यू।